नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म सोल की एक प्रयोगशाला में खुलती है, जहां हम डॉ यांग नाम के एक भयभीत डॉक्टर को देखते हैं। पता चला कि उनकी बेटी की हाल ही में मृत्यु हो गई, इसलिए वह उसे वापस जीवन में लाने के लिए उस पर प्रयोग कर रहा है। वह छिपकलियों और मगरमच्छों से घिरा हुआ है, जिससे पता चलता है कि उस समय उनका उपयोग परीक्षण विषयों के रूप में भी किया जा रहा है। कई अधिकारी आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनके प्रयोग के परिणाम स्वरूप कई लोग पहले ही मर चुके हैं। डॉ यांग का दावा है कि वह सफलता के कगार पर हैं और उन्होंने खुद को कुछ इंजेक्ट किया है। यह देखकर अधिकारी उस पर गोली चलाते हैं और दावा करते हैं कि वे उसकी बेटी को ले जाएंगे। अचानक एक बड़ा भूकंप आता है, जो पूरे देश को तबाह कर देता है। फिर दृश्य 3 साल बाद बदल जाता है और हम देखते हैं कि वह स्थान सभी आधुनिक सभ्यता के खत्म होने के साथ एक खुली बंजर भूमि में बदल गया है। मामले को बदतर बनाने के लिए डॉ यांग के कुछ परीक्षण मगरमच्छों को, जिन्हें एक विशेष सीरम का इंजेक्शन दिया गया है, बढ़ने और प्रजनन के लिए खुले में छोड़ दिया गया है। कुछ क्षण बाद हम गिवान नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो तीर लेकर आता है और एक मगरमच्छ की आंख में मारता है। मगरमच्छ मरने का नाटक करता है और जब गिवान करीब आता है तो वह उस पर बेरहमी से हमला करता है। इसलिए वह खुद को बचाने के लिए एक कार के अंदर चला गया, लेकिन मगरमच्छ उसका पीछा करता है और उसे लगभग मार डालता है। सौभाग्य से नाम सन नाम का एक आदमी उसी समय आता है और तुरंत अपने ब्लेड से मगरमच्छ को 2 टुकड़ों में काट देता है। फिर दोनों ने मगरमच्छ को पैक करते हुए दावा किया कि यह बहुत स्वादिष्ट होगा। अगले दृश्य में हम सुन्ना नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपनी दादी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। उनके रहने की स्थितियां दयनीय हैं और उनके पास पीने के लिए ताज़ा पानी भी नहीं है। उसकी दादी चिंतित हैं, क्योंकि 6 महीने से बारिश नहीं हुई है और उन्हें आश्चर्य है कि वे कैसे जीवित रहेंगे। हालांकि सुन्ना ने उसे चिंता न करने के लिए कहा और वादा किया कि वे कोई रास्ता खोज लेंगे। इसके बाद गिवान और नामसोन एक बाजार में पहुंचते हैं, जहां उन्होंने मगरमच्छ को काटा और उसके टुकड़ों को कुछ उपयोगी वस्तुओं से बदल दिया। कुछ क्षण बाद सुन्ना भी अपनी दादी के साथ आती है और हमें पता चलता है कि गिवान का उस पर बहुत बड़ा क्रश है। वह नामसोन को उसका बनाया एक स्केच देती है और भूकंप के दौरान उसे बचाने के लिए उसे धन्यवाद देती है। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और उसे मांस का एक बड़ा टुकड़ा देता है। तभी कुछ ठग आते हैं और लोगों को आतंकित करना शुरू कर देते हैं। वे पुलिस होने का दावा करते हैं और जिस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं उसका एक स्केच दिखाते हैं। वे जो चाहें ले लेते हैं और जब कोई आदमी हस्तक्षेप करता है तो वे तुरंत उसका हाथ काट देते हैं। कुछ क्षण बाद उनमें से एक ने सुन्ना को देखा और उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। यह देखकर गिवान उनसे लड़ने जाता है, लेकिन वे उसे बेरहमी से पीटते हैं। तो नामसन आगे आता है और वह उन सभी को तब तक पीटता है जब तक वे मुश्किल से खड़े नहीं हो पाते। फिर वह उनके पास साफ पानी की बोतलें देखता है और पूछता है कि उन्हें ये कहाँ से मिली। एक ठग उसे साफ पानी वाले एक अपार्टमेंट के बारे में बताता है, लेकिन दावा करता है कि केवल कुछ चुने हुए लोगों को ही उस सुविधा में प्रवेश करने की अनुमति है। वह पूछता है कि वे वहां क्यों हैं और ठग का दावा है कि उन्हें उनके मालिक टाइगर द्वारा आपूर्ति प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। ठगों के जाने के बाद दोनों अपना सामान और पत्तियां भी इकट्ठा कर लेते हैं। पूरे रास्ते में गिवान ने सुझाव दिया कि वे उस अपार्टमेंट की तलाश करें ताकि उन्हें साफ पानी मिल सके, लेकिन नामसन ने उनके विचार को खारिज कर दिया। इसके तुरंत बाद वे सुन्ना के घर के बाहर पहुंचते हैं, जहां उन्हें अपरिचित लोगों का एक समूह दिखाई देता है। इसलिए वे सुन्ना के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये लोग उसे परेशान कर रहे हैं। समूह का नेतृत्व एक महिला द्वारा किया जाता है, जो खुद को एक शिक्षक के रूप में पेश करती है और दावा करती है कि वे यहाँ किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं। वह कहती हैं कि वे एक ऐसे समुदाय से हैं जो इस जगह से कुछ दूरी पर स्थित एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रह रहे हैं। उनका दावा है कि इस जगह में स्वच्छ पेयजल की प्रचुर आपूर्ति सहित विभिन्न विलासिताएं हैं।
उन्होंने बताया कि वे और अधिक लोगों को अपने अपार्टमेंट में वापस ले जाना चाह रहे हैं और केवल 20 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और उनके माता-पिता ही इसे स्वीकार कर सकते हैं। सुन्ना पूछती है कि क्या नामसोन और गिवान उनके साथ जा सकते हैं क्योंकि वे उसके लिए परिवार की तरह हैं। हालांकि शिक्षक ने उन्हें यह दावा करते हुए मना कर दिया कि केवल निकटतम परिवार के सदस्यों को ही स्वीकार किया जाता है। यह सुनकर नामसोन सुन्ना को वहां से चले जाने की सलाह देता है क्योंकि अगर वह अधिक समय तक रुकती तो डाकू वापस आ सकते थे और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकते थे। इसके बाद सुन्ना और उसकी दादी ने उन लोगों को विदाई दी। फिर वे अपने शिक्षक समूह के साथ निकल पड़ते हैं और रास्ते में उन्हें बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जल्द ही उसने देखा कि उनके साथ के सैनिक अजीब लग रहे थे और उनकी गर्दन पर अजीबोगरीब छाले थे। कुछ समय बाद उसकी दादी चलने फिरने में बहुत थक गईं, इसलिए शिक्षक ने सुझाव दिया कि उनके पास में एक चिकित्सा सुविधा है जहां वे उन्हें आराम के लिए ले जा सकते हैं। सुन्ना अनिच्छा से सहमत हो जाती है और सैनिक उसकी दादी और एक अन्य बूढ़े व्यक्ति को समूह से दूर ले जाते हैं। हालांकि इसके तुरंत बाद समूह को एक कार मिलती है और सुन्ना को लगता है कि यह अजीब है कि कारें थोड़ी ही दूरी पर उनका इंतजार कर रही थीं। उसे आश्चर्य होता है कि जब उनके पास कार उपलब्ध थी तो शिक्षक ने उसकी दादी को क्यों भेज दिया। यह सुनकर सार्जेंट क्वान नाम का एक लड़का कहता है कि अगर वह चाहे तो वे उसकी दादी का इंतजार कर सकते हैं। हालांकि अन्य लोग तेजी से प्यासे और बेचैन होते जा रहे हैं, इसलिए वे आगे बढ़ना जारी रखने का निर्णय लेते हैं। अगले दृश्य में 2 सैनिक वृद्ध लोगों को एक दूरस्थ स्थान पर ले जाते हैं और तुरंत उन पर हमला करते हैं। उसी समय गिवान आता है और उन्हें सुन्ना की दादी की हत्या करते हुए देखता है, इसलिए वह तुरंत इन सैनिकों पर हमला कर देता है और नामसोन भी उसकी मदद के लिए आ जाता है। हालांकि जब वे लड़ते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये सैनिक लगभग अमर हैं क्योंकि वे सबसे गंभीर मार खाने के बाद भी नहीं मरते हैं। गिवान एक सैनिक को रस्सी से बांधता है और सवाल करता है कि उसने अपनी दादी को क्यों मारा, लेकिन सैनिक ने अपना पैर काट लिया और खुद को रस्सी से मुक्त कर लिया। फिर वह गिवान पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन यान हो नाम की एक महिला कहीं से प्रकट होती है और दादी को दफनाने के बाद दोनों सैनिकों के सिर काट देती है। यान हो ने उन्हें सूचित किया कि इन लोगों को केवल उनके सिर काट कर ही मारा जा सकता है, अन्यथा वे मर नहीं सकते। वह उन्हें बताती है कि वह विशेष बलों में थी और भूकंप के बाद उसकी टीम को एक अपार्टमेंट मिला जो एक ऐसी जगह थी जो क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। पीने के लिए पर्याप्त शुद्ध पानी था, इसलिए वे वहीं बस गए। एक दिन डॉक्टर यांग नाम का एक आदमी आया और उनके साथ रहने लगा, लेकिन उनके आने के बाद से एक एक करके कई बच्चे गायब होने लगे। इसलिए उसने जल्द ही उसका सामना किया और उसके गंदे रहस्यों के बारे में जान लिया। वह एक ऐसे प्रयोग पर काम कर रहे थे जो लोगों को अमरता प्रदान करेगा। उन्होंने स्वयं को मानवता को मुक्ति दिलाने वाले एक मसीहा के रूप में देखा। इस प्रकार उसने उन बच्चों का प्रयोग अपने खतरनाक प्रयोगों के लिए किया। जाहिरा तौर पर उनकी पिट्यूटरी ग्रंथियों में उनके शोध के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें थीं। जब उसे पता चला कि उसका बॉस सार्जेंट क्वान भी डॉक्टर के साथ है तो वह क्रोधित हो गई। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे मारने की कोशिश की, इसलिए उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए अब वह नामसन से डॉक्टर को नीचे लाने और अंदर फंसे अपने पूर्व सहकर्मियों को बचाने में मदद मांगती है। यह सुनकर वह डॉक्टर के खिलाफ लड़ाई में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वह बाद में सुन्ना को बचाना चाहता है। तीनों स्थानीय गैंगस्टर टाइगर से मिलने जाते हैं, जिसका अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों से संबंध है। इससे पता चलता है कि उनका और नामसोन का एक इतिहास है कि वे बॉक्सिंग रिंग में लड़ते थे और उनकी वजह से टाइगर का करियर खत्म हो गया। तो उसे देखते ही टाइगर तुरंत अपने गुर्गों से उसे मारने के लिए कहता है और बदले में उन्हें कई गुलाम देने का वादा करता है। हालांकि ये लोग नामसोन के लिए कोई मुकाबला साबित नहीं होते हैं, जो सहजता से सभी पर हमला करता है और अंततः टाइगर पर हमला करता है। इस बीच सुन्ना और समूह अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर यांग उनका स्वागत भाषण देते हैं। वह अपनी दादी के बारे में पूछती है
और शिक्षक उसे आश्वासन देता है कि वह जल्द ही आ जाएगी। तभी डॉक्टर यांग बच्चों के अंकों की घोषणा करते हैं और यह पता चलता है कि यदि उन्हें अच्छे ग्रेड मिलते हैं तो उनके पास बेहतर सुविधाएं होंगी। उन्हें पेय दिया गया है और हर कोई लंबे समय के बाद आखिरकार साफ पानी पाकर उत्साहित है। हालांकि सुन्ना को अजीब लगता है और वह पानी न पीने का फैसला करती है। फिर उन्हें अंदर ले जाया जाता है और समझाया जाता है कि बच्चे 8वीं मंजिल पर होंगे, जहां माता पिता को अनुमति नहीं है। एक बार जब बच्चे चले जाते हैं तो माता पिता को इमारत के सभी पानी को मैन्युअल रूप से शुद्ध करने का काम सौंपा जाता है ताकि इसे पीने के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। उन्हें अपने बच्चों की खातिर शुद्धिकरण प्रक्रिया को लगातार चलाने का निर्देश दिया गया है। दूसरी ओर नामसन टाइगर और उसके गुर्गों की पिटाई करता है और उनसे साफ पानी के बारे में सवाल करता है। टाइगर ने स्वीकार किया कि उन्हें यह पानी उस इमारत से मिला है जहां वह चीजों और लोगों की आपूर्ति करते हैं। हालांकि उनका दावा है कि आजकल वे बच्चों को लाने की मांग करते हैं। यही वजह है कि उनके आदमी उस दिन गांव गए थे। यह सुनकर नामसोन ने उसे कल सबसे पहले उस स्थान पर ले जाने का आदेश दिया। इस बीच सुन्ना अन्य बच्चों के साथ कक्षा में है और उसे सब कुछ अजीब लगता है। उसने देखा कि छात्रों की गर्दन पर एक अजीब सा कट है और वे अजीब तरह से विनम्र और धीमे लगते हैं। जब डॉक्टर यांग आता है तो सुन्ना स्पष्ट बोलने का फैसला करती है और अपनी दादी के बारे में पूछती है। वह उसे बताता है कि उसकी दादी बीमार हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। वह उससे मिलने की जिद करती है, लेकिन वह मना कर देता है और दावा करता है कि इसकी अनुमति नहीं है। वह उसे बताता है कि वह बहुत कुपोषित लग रही है और उसे साफ पानी की एक बोतल पीने के लिए कहता है। वह पीने के लिए बोतल उठाती है, लेकिन जब वह चला जाता है तो वह बिना एक घूंट पिए उसे नीचे रख देती है। उस रात सभी के सो जाने के बाद सुन्ना अपना बिस्तर छोड़ देती है और नीचे का क्षेत्र तलाशने लगती है। एक माता पिता अपनी बेटी को देखने की मांग कर रहे हैं और डॉक्टर यांग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वह सुरक्षित है। हालांकि जब वे जिद जारी रखते हैं तो वह चिढ़ जाता है और उन्हें अपनी प्रयोगशाला में ले आता है। इस बीच सुन्ना प्रयोगशाला में है और जब वह उन्हें आते हुए सुनती है तो वह जल्दी से छिपने के लिए दौड़ती है। जब वे पहुंचे तो माता पिता ने देखा कि उनकी बेटी सर्जिकल टेबल पर बेहोश पड़ी है और उसके सिर के चारों ओर मशीनें हैं। वे घबराने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर यांग ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह ठीक है और वह बस उस पर एक प्रयोग कर रहे हैं। वह उन्हें अपने शोध के बारे में बताता है और बताता है कि कैसे उसने अपनी मृत बेटी को पुनर्जीवित किया। वह अलमारी खोलकर कांच में बंद अपनी बेटी के ऊपरी धड़ को दिखाता है और उसका दिल धड़कता हुआ दिखाता है। यह देखकर माता पिता तुरंत अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वे चिल्लाने लगते हैं और मशीन में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे लड़की को दौरा पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यह देखकर डॉक्टर यांग क्रोधित हो जाता है और लड़की के पिता की चाकू मारकर हत्या कर देता है। इस बीच सुन्ना एक कोने में छिपकर सब कुछ देखती रहती है। जब अचानक डॉक्टर यांग एक भयावह मुस्कान के साथ उसके पास आता है, फिर वह उसे पकड़ लेता है और ऑपरेटिंग टेबल पर रख देता है। वह उसे सूचित करता है कि उसे जो पानी दिया गया था उसने पहले ही आधा काम पूरा कर लिया है और पुनर्जीवित तरल पदार्थ को इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बीच नामसोन और उसका दल इमारत में पहुंचता है और टाइगर सैनिकों को सूचित करता है कि वह यहां आपूर्ति देने के लिए आया है। क्योंकि यह उनकी डिलीवरी का दिन नहीं है, सैनिक उत्सुक हो जाते हैं और कार का निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं। तो नामसोन तुरंत सैनिकों पर गोलीबारी शुरू कर देता है और उन सभी को मार डालता है। इसके बाद वे इमारत में जाते हैं और डॉक्टर यांग, जो सुन्ना पर अपना प्रयोग शुरू करने वाले हैं, जल्द ही खबर सुनते हैं। वे तीनों अंदर भागते हैं और एक अंधेरे तहखाने में चले जाते हैं। जब सैनिक अचानक उनका पीछा करना बंद कर देते हैं तो इसका कारण स्पष्ट हो जाता है जब हाइब्रिड जॉम्बीज की भीड़ तीनों पर हमला करती है। वे खूनी लड़ाई लड़ते हैं और यान हो भावुक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जिन सहकर्मियों के लिए वह आई थी वे जॉम्बी में बदल गए हैं।
अंत में वे इन जॉम्बीज को हरा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जल्द ही लड़की यान हो सार्जेंट क्वान के पास जाती है, जो उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वह मना कर देती है और उस पर हमला करती है, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता है। तनावपूर्ण लड़ाई के बाद अंततः उसने उस पर चाकू से वार किया और उसे अपार्टमेंट की खिड़की से जमीन पर फेंक दिया। कुछ क्षण बाद गिवान ने शिक्षिका को पकड़ लिया और उससे कहा कि वह उसे वहां ले जाए जहां सुन्ना है। रास्ते में उनकी मुलाकात सार्जेंट क्वान से होती है, लेकिन नाम सोन गिवान को जाने के लिए कहता है कि वह उससे निपट लेगा। इस बीच डॉक्टर यांग सुन्ना के शरीर से तरल पदार्थ निकालता है और उन्हें अपने अंदर इंजेक्ट करता है, लेकिन चूंकि उसने पानी की बोतल से एक बूंद भी नहीं पी थी, इसलिए उसकी पिट्यूटरी ग्रंथि से स्राव संशोधित नहीं हुआ था और इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। इसके कारण डॉक्टर यांग इसे अपने शरीर में इंजेक्ट करने के बाद एक उत्परिवर्ती में बदलना शुरू कर देता है और वह बेहोश होने लगता है। उसी समय गिवान सुन्ना को बचाने के लिए आता है, लेकिन एक अधिकारी उसे पीछे से लात मारता है और उसे बहुत पीटता है। इस बीच नाम सोन और सार्जेंट क्वान के बीच एक घातक लड़ाई हुई और सार्जेंट क्वान को कोई शारीरिक क्षति नहीं हुई। अंततः नाम सोन उसका सिर काटने में सफल हो जाता है और उसे मार डालता है। इस बिंदु पर डॉक्टर यांग को एहसास होता है कि उसके कारण हुई क्षति की भरपाई करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इमारत में बच्चों के बारे में सोचने के बजाय वह एक बम विस्फोट करता है और खुद को बचाता है। वह अपनी बेटी के बचे हुए अवशेषों को एक सूटकेस में पैक करता है और बाहर निकल जाता है। माता पिता को एहसास होता है कि वह उनके लापता बच्चों के लिए जिम्मेदार है और उस पर हिंसक हमला करना शुरू कर देते हैं। इस बीच यान हो, जो अभी भी जीवित है, होश में आ जाती है। वह और नाम सोन अंदर जाते हैं और सुन्ना और गिवान को आग से भागने में मदद करते हैं, जबकि माता पिता डॉक्टर यांग पर हमला कर रहे थे। माता पिता के क्रोध में उसका सीरम भी नष्ट हो जाता है। वह बंदूक उठाता है और उन लोगों पर गोली चलाना शुरू कर देता है जो उसे मार रहे थे। वह गलती से सूटकेस पर गोली चला देता है और वह तरल पदार्थ जो उसकी बेटी को जीवित रख रहा था, बक्से से बाहर निकल जाता है। इससे वह बहुत परेशान हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। फिर वह बाकी सभी को बुरा कहकर और उन सभी की हत्या की धमकी देकर अपने कार्यों को उचित ठहराने की कोशिश करता है। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, नामसन उसे बार बार गोली मारता है और उसके दिमाग को उड़ा देता है। तभी 6 महीने के सूखे के बाद अचानक बारिश होने लगती है, जो सभी को रोमांचित कर देती है। यान हो, वह इसे बहाल करने के लिए अपार्टमेंट में पीछे रहती है, जबकि नामसोन का गिरोह निकल जाता है और अपनी बस्ती में लौट आता है। रास्ते में सुन्ना अपनी दादी की कब्र पर जाती है और रोने लगती है। अंतिम दृश्य में वह नामसोन और गिवान के साथ कसाई की दुकान चलाती हुई दिखाई देती है। अगर आपको स्पष्टीकरण पसंद आया तो कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।